Hello students, I am Amit Agarwal, your teacher in this class. पिछली क्लास में हमने मोशन चैप्टर में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, नहीं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी उसको देख सकते हैं एकेडमिक्स के फोल्डर में। सो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का। इस टॉपिक में मैं आपको कंप्लीट थ्योरी बताऊंगा, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी और कुछ अच्छे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी। तो इस क्लास में हमारा टॉपिक होगा स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो स्पीड क्या है? Speed is distance traveled by a body per unit time. That is, speed is distance traveled upon time taken. Okay? और speed का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और साथ ही दूसरे यूनिट्स में भी स्पीड को लिखा जाता है, जैसे किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड। और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं है स्पेसिफिक, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। फिर नेक्स्ट टर्म आती है एवरेज स्पीड। अगर एक ड्यूरेशन के लिए हमें स्पीड निकालनी है, मान लो 11 बजे से लेके 11:30 बजे के बीच में, तो उसमें कई बार होता है कि स्पीड चेंज हो रही है, कभी कोई स्पीड हुई, कभी कुछ डिफरेंट स्पीड हुई, तो एक एवरेज स्पीड निकाली जाती है। वो एवरेज स्पीड रहती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि उस ड्यूरेशन में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल हुआ अपॉन टोटल टाइम उस ड्यूरेशन का। इसका भी वही यूनिट रहता है, मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट टर्म है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज स्पीड ऑफ बॉडी इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। जब एक डायरेक्शन भी मेंशन्ड हो स्पीड की, तब हम उसको वेलोसिटी बोलते हैं। Thus वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन। ओके, और इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ओके स्टूडेंट्स, और इसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होता है। एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसलिए क्योंकि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो वेलोसिटी इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। फिर नेक्स्ट बात जो हमने समझनी है वो है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन। और इसी के साथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म को आप सिंपल एक वर्ड से याद रख सकते हैं कि यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रही, तो मींस हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड है। गॉट इट? मान लो एक टाइम ड्यूरेशन है 11 से 11:30 के बीच में, उसमें एक ट्रेन चल रही है, तो वो अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और कांस्टेंट स्पीड है पूरे उस ड्यूरेशन में, सो दैट मींस यूनिफॉर्म स्पीड है। अब ये तो हो गया कि यूनिफॉर्म स्पीड मींस कांस्टेंट स्पीड। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे बोलेंगे? जैसे हमने देखा कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है,
तो वेलोसिटी के केस में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, एक ही सीधी डायरेक्शन में ही कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, रिवर्स हुई ना, साइड में थोड़ी सी भी चेंज हुई, तब हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मींस कांस्टेंट स्पीड तो है ही एंड नो चेंज इन डायरेक्शन। तो इस केस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम बोलेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड के केस में डायरेक्शन चेंज हो ना हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस स्पीड अगर कांस्टेंट है तो हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में स्पीड के साथ डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए। फिर यूनिफॉर्म मोशन सिंपली मीन्स कि कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो हम कहते हैं कि उस बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन है। मीन्स कि बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है और बॉडी की मोशन का डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, सो दैट मीन्स बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म मोशन। और इसी के पैरेलल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, अगर स्पीड कभी भी चेंज हुई तो दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स कि या तो स्पीड चेंज हुई या डायरेक्शन चेंज हुई, इन दोनों में से कोई भी एक चीज अगर चेंज हो गई so that is the case of non-uniform velocity। और non-uniform motion means कि non-uniform velocity है अगर, so वो उस टाइप के मोशन को non-uniform motion कहते हैं। Got it students? हम एक एग्जांपल के थ्रू भी इसको समझ लेते हैं कि जैसे मैंने ट्रेन का ही बताया, अगर वो 11 से 11:30 के बीच में कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, तो मींस कि यूनिफॉर्म मोशन है उस ट्रेन का और साथ ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी। अब मान लीजिए हम डेली डे टू डे लाइफ देखते हैं, रोड्स पे कार चल रही है, कार्स चल रही है, तो उन सब का नॉन यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि स्पीड भी बीच बीच में चेंज होती रहती है और थोड़ा डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। So that is an example of non-uniform motion and non-uniform velocity. A car moving in a crowded city. Okay, students? अब हम नेक्स्ट बात समझते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? जैसे हमने देखा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है, तो जो वेलोसिटी चेंज होती है उसके रेट को, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट मींस कि जब भी किसी टर्म को टाइम से डिवाइड किया जाता है तो हम उसके लिए इस तरह से टर्म यूज करते हैं, रेट ऑफ चेंज। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, कि किस ड्यूरेशन में हम वो उस चेंज इन वेलोसिटी को देख रहे हैं। तो इसमें चेंज इन वेलोसिटी क्या हुई? जो भी एक ड्यूरेशन है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, सो फाइनल वेलोसिटी को हमेशा v से डिनोट किया जाता है और इनिशियल वेलोसिटी को u से। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। फिर इसके बाद टर्म आती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन देखते हैं कि जब भी वेलोसिटी बढ़ रही है तो उस केस को कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मींस एक्सेलरेशन बढ़ रही है, यानी कि इस केस में एक्सेलरेशन बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमेशा ग्रेटर होगी इनिशियल वेलोसिटी से। दैट इज v इज ग्रेटर देन u। गॉट इट स्टूडेंट्स? सो दिस इज अ केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन का यूनिट जो होता है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ध्यान रखना है।
चाहे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है या नेगेटिव एक्सेलरेशन है। फिर हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को समझते हैं। अच्छा, नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए 3 टर्म्स और यूज होती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। या साथ में ये ए हटा के भी कई बार लिखा जाता है डीसेलरेशन। इन दोनों तरीके से ही लिखा जाता है। या एक थर्ड टर्म भी यूज होती है रिटार्डेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम सिंपली नेगेटिव एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, डी एक्सेलरेशन भी, डीसेलरेशन और रिटार्डेशन, इनमें से किसी भी तरीके से डिनोट किया जा सकता है। तो जैसे आप टर्म से समझ गए कि जब वेलोसिटी कम हो रही है टाइम के साथ, तो वो केस हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन का। मींस कि इस केस में फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल वेलोसिटी से, v इज लेस देन u। गॉट इट स्टूडेंट्स? अच्छा, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम माइनस साइन के साथ लिखते हैं। जैसे अगर एक्सेलरेशन माइनस में आई है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, सो वी विल राइट, अगर स्टेटमेंट फॉर्म में लिख रही है दैट एक्सेलरेशन इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर यहां पे ये ध्यान रखना है कि अगर हम इन बाकी टर्म्स को यूज करते हैं, डी एक्सेलरेशन, डीसेलरेशन या रिटार्डेशन, तो इन टर्म्स में हम माइनस नहीं लिखते, क्योंकि इसमें माइनस ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है। तो अगर हम उनमें से कुछ लिख रहे हैं, फाइनल आंसर मान लो लिख रही है, सो इस तरीके से लिख सकते हैं रिटार्डेशन इज, तब लिखेंगे हम 5 सिंपल, तब माइनस नहीं लिखेंगे। गॉट इट स्टूडेंट्स? अच्छा, फिर एक और टर्म यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जैसे नाम से ही आपने समझा, पहले मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म से ध्यान रखो, यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है मींस कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मींस कि किसी बॉडी की अगर एक्सेलरेशन बढ़ रही है तो वो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उस रेट से स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो वो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, मतलब ऐसे नहीं हो रहा कि 5 की 4 हो गई या 8 हो गई। तो इसका एक एग्जांपल है कि जब ऊपर से एक बॉडी को ड्रॉप किया जाता है और वो अर्थ की तरफ गिरना शुरू होती है ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, तो अर्थ की जो एक्सेलरेशन, अर्थ की वजह से जो बॉडी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आती है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो बॉडी इस एक्सेलरेशन से ही नीचे गिरती है और उसकी स्पीड लगातार बढ़ती रहती है इस रेट से। तो ये तो एग्जांपल हुआ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। और इसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, कभी थोड़ी सी कम है, कभी थोड़ी ज्यादा है, तो वो केस हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। इसका भी सेम वैसी एग्जांपल है कि कार अगर एक क्राउडेड रोड पे चल रही है, तो कभी उसकी वेलोसिटी तेज हुई, कभी थोड़ी स्लो हुई, तो इस वजह से उसकी एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म हो गई। गॉट इट स्टूडेंट्स? अच्छा, अब एक बात और समझने वाली है, फिर हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि कोई भी वैल्यू है उसको अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेगी। मान लो 1 किलोमीटर पर आवर है, तो सिंपली इधर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो किलोमीटर की जगह 1000 मीटर, और नीचे आवर है। 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 सेकंड्स हो गए। इसी को हम फर्दर आगे कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा, 2 जीरोस कट जाएंगे और फिर दो से हम काटेंगे ऊपर नीचे, तो 5/18 आ जाएगा। तो एक इजी तरीका है कि ये जो 5/18 फ्रैक्शन है, इसको याद कर लिया जाए, और कोई भी हमें
वैल्यू दी है किलोमीटर पर आवर में, तो उसको हम 5/18 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे सिंपल अगर 90 किलोमीटर पर आवर दिया है, उसको हमने मीटर सेकंड में करना है, मीटर पर सेकंड में। एक तो हम इसी तरीके से करें जैसे ऊपर बताया उस, और थोड़ा एक शॉर्टकट तरीके से हम सीधा ऐसे कर सकते हैं, हमें 5/18 याद है, तो 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे 18 से ये कट जाएगा 5, तो सीधा हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो ये जो अभी तक आपको मैंने थ्योरी बताई, इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं, इनकी डेफिनेशंस आ जाती है, इनके एसआई यूनिट आ जाती है, या इनके एग्जांपल्स आ जाती है कि कोई एग्जांपल दो यूनिफॉर्म मोशन का, नेगेटिव एक्सेलरेशन का। तो मैंने आपको सबके एग्जांपल बता दिए। पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक मैंने आपको पॉजिटिव का तो बता दिया कि कोई फ्री फॉलिंग बॉडी है मान लो, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस हो सकता है कि जब कोई गाड़ी चल रही है उस पर अगर ब्रेक लगाए तो वो गाड़ी रुकेगी, तो मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन उस पर लग रही है। तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन में एक बार बतानी रह गई कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, मान लो ये कार है इस डायरेक्शन में जा रही है, तो एक्सेलरेशन की भी वही डायरेक्शन होगी, तभी कार की स्पीड बढ़ रही है। पर नेगेटिव एक्सेलरेशन के केस में जैसे मैंने बताया, कार अगर जा रही है, अब ब्रेक्स लगे तो वो उसको अपोज करेगी, उसकी डायरेक्शन को, उसकी स्पीड को स्लो करेगी। सो दैट मीन्स कि अगर ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गई, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये बात ध्यान रखने वाली है, इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये इस सेक्शन का थ्योरी है पूरी। हम इससे रिलेटेड अब पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं एक एक करके। एनसीईआरटी में 4 सॉल्व एग्जांपल्स दिए हैं। पहला है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of object? तो न्यूमेरिकल्स हम जब भी करेंगे तो सबसे पहले तो हमें जो दिया है क्वेश्चन में वो वैल्यूज हम लिख लेंगे और जो फाइंड आउट करनी है वो लिख लेंगे। इससे हमारे लिए क्वेश्चन को समझना इजी हो जाता है। ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 seconds एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 seconds। तो यहाँ पे 2 केस दिए, तो यानी D1 16 मीटर है, D2 भी 16 मीटर है, और पहले केस के लिए T1 4 सेकेंड, T2 2 सेकेंड है। ओके, ये हमें दिया है और फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, इसको हमने ऐसे लिख लिया। तो जो वैल्यू हमें दी है, अब हम सोचेंगे कि हमें जो निकालना है, पहले तो उसका फॉर्मूला सोचेंगे। तो हमने जो पहले पढ़ा, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस क्या है, D1 प्लस D2। इस पूरी ट्रिप का ये टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम है T1 प्लस T2। गॉट इट? यानी 16 प्लस 16 अपॉन 4 प्लस 2, 32 अपॉन 6। इसको कैलकुलेट करेंगे, सो वी विल गेट 5.33 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर होगा। तो जो भी हम क्वेश्चन करेंगे, हमें ये भी ध्यान रखना है कि यूनिट लिखना हमने नहीं भूलना। अगर हम यूनिट लिखना भूल जाएंगे तो हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल को देखते हैं क्या दिया है। द ओडोमीटर ऑफ ए कार। ओडोमीटर मींस कि जो
कार जब चलाते हैं तो जब ड्राइविंग सीट पे आप बैठते हो तो सामने रीडिंग होती है कितने किलोमीटर चल रही है, उसको वो ओडोमीटर उसको बोलते हैं, उसकी रीडिंग होती है। तो जब एक ट्रिप के लिए निकले तो 2000 किलोमीटर पहले से थी, गॉट इट। और जब ट्रिप खत्म हुई तो 2400 उसकी रीडिंग हुई, और टाइम दिया है 8 आवर्स। तो हमें टाइम दिया है 8 आवर्स, और साथ में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रिप का, तो वो होएगा 2400 माइनस 2000, गॉट इट। यानी 400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ रीडिंग के हिसाब से। और हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, जो हमें पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। यह T1 नहीं है, सिंपल T ही है, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। सो टोटल डिस्टेंस इज 400 किलोमीटर और टाइम इज 8 आवर। यूनिट को ध्यान रखना है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे सो वी विल गेट 50 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में हमें ये भी दिया है कि मीटर पर सेकंड में भी निकालना है, तो इसी को हम मीटर पर सेकंड में फिर कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे हमने पहले समझा 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और यहां हमने ऐसे मीटर पर सेकंड लिखा। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे सो वी विल गेट 13.9 मीटर पर सेकंड एज आंसर। एक आपने स्टूडेंट ये ध्यान रखना है कि जो हमारा फाइनल आंसर है हम उसको अगर ऐसे बॉक्स फॉर्म में लिखें, जैसे ये मैंने बॉक्स जो बनाया है इधर इधर, तो ये अच्छा रहता है। इससे टीचर है या जो भी आपका पेपर चेक करेगा तो वो देख सकता है कि फाइनल आंसर क्या है। कई बार होता है हमारी राइटिंग अच्छी नहीं रहती या सॉल्यूशन लंबा होता है, तो उसमें मिक्सअप ना हो जाए, कहीं कंफ्यूजन ना हो, तो अच्छा रहता है कि एंड में हम आंसर को एक बॉक्स फॉर्म में कर दे, ताकि एकदम से टीचर को पता चले कि आपका आंसर कहाँ पे है और क्या आंसर निकाला है। तो ये एक अच्छा तरीका रहता है प्रेजेंट करने का। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल। उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक स्विमिंग पूल है वो 90 मीटर लॉन्ग है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट by swimming from one end to another and back along same straight path। मीन्स उषा एक साइड से शुरू हुई, पूरा उसने कवर किया, स्विमिंग पूल के दूसरे एंड तक पहुंची, और फिर वापस उसी स्ट्रेट पाथ में ही वो वापस आ गई। तो मीन्स 90 + 90 = 180 मीटर डिस्टेंस उषा ने कवर किया। ये टोटल डिस्टेंस है, और टाइम कितने टाइम में? 1 मिनट में। सो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है पहले। तो एवरेज स्पीड हमें पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो 180 मीटर है और टोटल टाइम 1 मिनट है। तो हम यहाँ मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि स्पीड या तो हम किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं या मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ ऊपर मीटर है तो नीचे हम 60 सेकंड करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड। इसको कैलकुलेट करेंगे सो वी विल गेट 3 मीटर पर सेकंड एज एवरेज स्पीड। नाउ एवरेज वेलोसिटी, अगर आप ध्यान करो, अभी मैंने थ्योरी में शुरू में क्या बताया था, वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 0 हो गई, क्योंकि उषा जहां से स्टार्ट हुई वहीं पे आके एंड हुई। मींस फाइनल पोजीशन इज सेम एज इनिशियल पोजीशन। तो जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में समझा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 हो गई, और टाइम कुछ भी हो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 60 सेकंड है क्योंकि फाइनल आंसर 0 आएगा। सो दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकंड। गॉट इट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन। जब भी स्टेशनरी लिखा है मीन्स की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। ये ध्यान रखना है इस वर्ड से।
राहुल टकिल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ इतने मीटर पर सेकंड 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड्स। मींस इस केस में फर्स्ट केस में जो फर्स्ट लाइन में हमने पढ़ा u 0 है, v 6 है और t 30 सेकंड्स है। और सेकंड केस में देन ही अप्लाइज ब्रेक्स। अब ब्रेक जब अप्लाई किया तो यानी कि अब इस सेकंड केस में जो ये सेकंड लाइन में लिखा है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, जो पहले से वेलोसिटी चली आ रही है यानी 6 मीटर पर सेकंड, जो पहले केस में फाइनल वेलोसिटी थी वो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी हुई। तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी देखे वो बता रही है वेलोसिटी कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड। तो 4 हो गई फाइनल और टाइम कितना लगा दूसरे केस में 5 सेकंड। हमें निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन इन बोथ केसेस। तो फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन क्या हुई, मान लो हमने a1 लिया, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मींस v माइनस u अपॉन t। चेंज इन वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज v माइनस u। तो 6 माइनस 0 अपॉन 30, दैट इज 6 अपॉन 30, 1 अपॉन 5, 6 से काटेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.2 यूनिट, ध्यान रखना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे यूनिट के साथ हमें आंसर लिखना है। और इसी तरीके से सेकंड केस में एक्सेलरेशन क्या हुई, v माइनस u बाय t, इसको हम v2 u2 और t2 इस तरह से लिख लेते हैं, दैट इज 4 माइनस 6 अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 5, इसको कैलकुलेट करेंगे सो माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने माइनस में आंसर लिखना है। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो ये तो हुए एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स। अब आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, नहीं तो इस वीडियो में कभी भी दोबारा देख सकते हो। अब हम एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि क्या दिए हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको आंसर्स बताऊंगा, क्वेश्चन सिर्फ बोलूंगा, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक सामने रख सकते हैं या क्वेश्चन मेरे से सुन के समझ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंसेस का ये आंसर है, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसी को स्टेटमेंट में भी हम लिख सकते हैं, दैट स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। उसी तरह वेलोसिटी का भी सेकंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं ये स्केलर क्वांटिटी है स्पीड और वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। फिर जैसे हमने फर्स्ट टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो स्पीड क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम है, सो इसलिए स्पीड कैन ऑल्सो नेवर बी नेगेटिव और वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, सिमिलर टू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्थ पॉइंट इज जैसे जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो उसी तरीके से स्पीड इज ऑल्सो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये जो सिंबल बनाया है इस तरीके से भी लिख सकते हैं या हम स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और उधर वेलोसिटी के नीचे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्पीड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें क्या क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में। अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। मतलब किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के सेम इक्वल होगी।
तो वो कंडीशन है, हम इसका फॉर्मूला देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होगा तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल होगी। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करे और कोई उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, ना ही रिवर्स हो। So means the condition for this answer is when object moves in straight line path without changing direction and when distance traveled is same as displacement. This is the condition. Third question है, what does the odometer of an automobile measure? ओडोमीटर आपको पता है, मैंने जो पहले बताया, जो व्हीकल के ऊपर लगा होता है उसका रीडिंग का। तो वो जो रीडिंग है जब वो मैन्युफैक्चर होता है व्हीकल और शोरूम से बिकता है, तो तब उसकी रीडिंग 0 से स्टार्ट होती है, मेन रीडिंग, और वो चलती रहती है फिर जो मेन रीडिंग होती है। बाकी रीडिंग हम बीच में एक सेकंड ऑप्शन भी होती है, उसे चेंज कर सकती है। तो यहाँ ओडोमीटर की रीडिंग में हम लिखेंगे, it measures total distance traveled by an automobile from the day it was manufactured till present, यानी अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what does the path of an object look like when it is in uniform motion? यानी कि जब यूनिफॉर्म मोशन में है बॉडी तो उसका पाथ कैसा लगेगा देखने में। तो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हमने पढ़ा, जो डेफिनेशन में पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन मींस कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब है बॉडी की, यानी कि ना तो स्पीड चेंज हो रही है और ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो पाथ कैसा लगेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। गॉट इट? सो दैट इज द आंसर, पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल लुक लाइक ए स्ट्रेट लाइन पाथ इन केस ऑफ ए यूनिफॉर्म मोशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, मैं पढ़ के सुनाता हूं इसमें। तो जो भी इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उसके अकॉर्डिंग हम ये वैल्यूज लिख सकते हैं जो दी हुई है और जो हमने निकालनी है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। एक स्पेस में शिप है, सैटेलाइट है, और उससे जो सिग्नल है वो धरती पे 5 मिनट में पहुंचता है, यानी टी दिया है, हमने मिनट को सेकंड में चेंज कर लिया। और फिर दिया है, फिर पूछा है व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेस शिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, ये पूछा है, यानी डिस्टेंस। और आगे दिया है द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो ये स्पीड दी है सिग्नल की 3 × 10⁸। तो हमें डिस्टेंस निकालना है। तो वी नो फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें क्योंकि डिस्टेंस निकालना है तो हमने डिस्टेंस को सेपरेट कर लिया लेफ्ट हैंड साइड पे। सो डिस्टेंस इज v × t, और v और t की हमने वैल्यूज पुट कर दी। यूनिट्स का ध्यान रखना है कि यूनिट्स सेम होनी चाहिए। v में मीटर पर सेकंड है, तो इसलिए टाइम भी हमें सेकंड में लेना है, तो इसलिए हमने सेकंड में कन्वर्ट किया था। वैल्यूज पुट की, इसको कैलकुलेट करेंगे, सो वी विल गेट दिस आंसर। ये जो आंसर है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म आप पहले 8th क्लास में पढ़ चुके हो मैथ्स में, कि जब इसको ऐसे सिंगल डिजिट की फॉर्म में लिखा जाता है और फिर उसके आगे हमने 10 की पावर्स लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when will you say a body is in, first part is uniform acceleration, second part is non-uniform acceleration। तो एक तरह से हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के बेसिस पर ही बताना है कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब होगी। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको याद हो, मैंने बताया है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पर हम सिर्फ वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं लिखेंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। थोड़ा सा हम उसको एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब करके लिखेंगे। जैसे हम फर्स्ट पार्ट के लिए लिख सकते हैं, ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन
if the body travels in straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal intervals of time. Got it? ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ. और फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हम इसको डिस्क्राइब करेंगे. बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if velocity of a body changes by unequal amounts in equal intervals of time. Got it? That is non-uniform acceleration. Next question देखते हैं. ये भी एक न्यूमेरिकल है. इसमें वैल्यूज, इसमें जो दिया है स्टेटमेंट, उसके बेसिस पे सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे क्या दिया है और क्या निकालना है. मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं. A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. So from means कि initial velocity. अब तो initial velocity 80 km per second हो गई. 2 कि बाद में velocity कितनी हुई, that is final. So v is 60 km per second और time is 5 second. Acceleration हमने निकालना है. तो सिंपल फॉर्मूला, ये वैल्यूज लिख के जो निकालना है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला सोचेंगे, लिखेंगे. a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी. हमने वैल्यूज पुट की. यूनिट का ध्यान रखना है, हमने यूनिट लिख लिया. तो हम ऊपर भी, क्योंकि नीचे अब सेकंड में है, तो ऊपर भी हम मीटर पर सेकंड में लेंगे. तो हम या तो पहले भी कर सकते थे, 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया और 60 को भी, बट थोड़ा हमने कैलकुलेशन को शॉर्ट रखने के लिए हम इसको बाद में भी कर सकते हैं कि हमने एक साथ लिख लिया और किलोमीटर पर आवर हमने लिख लिया. तो ऊपर आ गया -20 किलोमीटर पर आवर, नीचे आ गया 5 सेकंड. तो यहां पे हम अब चेंज कर सकते हैं. किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. उसके लिए या तो हम 5/18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं सीधा. सो -20/5, या हमने यहाँ अगर आप भूल जाओ मान लो तो डायरेक्ट इस तरीके से 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर और फिर अपॉन h मींस 1 आवर, उसकी जगह 3600 सेकंड्स. 60 इंटू 60 इंटू जो नीचे वाला सेकंड है 1/s. तो अब इसको पूरा हम कैलकुलेट जब करेंगे सो वी विल गेट आंसर एज -1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है. ये भी न्यूमेरिकल है. तो इसमें क्वेश्चन में हमें क्या दिया उसके बेसिस पे हमने ये लिखा है. क्वेश्चन में दिया है इस ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन. अच्छा, जब स्टार्टिंग लिखा है क्वेश्चन में मीन वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हुई, इसलिए u इक्वल टू 0. ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन and moving with uniform acceleration attains a speed 40 km per hour in 10 minutes. Means v हो गया 40 km per hour और t हो गया 10 minutes. हमें acceleration निकालनी है. तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है और वो मिनट है, तो हम एक कॉमन यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया. हमने वहां कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि वहां कैलकुलेट करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा. सो कैलकुलेशंस को थोड़ा सा क्विकली करने के लिए हम इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे और बाद में वैल्यू पुट करेंगे. उधर t हो गया 10 मिनट्स, 10 इंटू 60 सेकेंड्स. अब हमने एक्सेलरेशन में जब वैल्यू पुट की b की जगह तो ये आ गया, u की जगह 0 अपॉन t की जगह 10 इंटू 60. तो ये सिंपल नेक्स्ट स्टेप पे हो गया 40 इंटू 5/18 और नीचे जो 10 इंटू 60 है उसकी जगह 100 लिख लिया, वो क्योंकि अपॉन है. इसको जब पूरे को कैलकुलेट करेंगे सो वी विल गेट 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो हम आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं या हम डेसिमल में भी निकाल सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में पीछे डेसिमल में दिया है. तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट दिस एज आंसर 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. गॉट इट स्टूडेंट्स? तो ये एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चंस थे.
अब हम एनसीईआरटी बैग एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से रिलेटेड बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 10 है। तो हम इन्हीं क्वेश्चंस को अभी देखेंगे क्योंकि ये इस टॉपिक से रिलेटेड है। और इसमें मैं पहले आपको क्वेश्चन 2 बताऊंगा, फिर क्वेश्चन 10 बताऊंगा और क्वेश्चन 3 लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा फिर, तो उसको मैं एंड में बताऊंगा। तो क्वेश्चन 2 मैं आप पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है, इसको बुक में भी आप देख सकते हो। मैं जैसे क्वेश्चन बताऊंगा तो उसी दौरान मैं फिगर बनाता रहूंगा। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 minutes 30 seconds। मीन्स जोसेफ ए से बी तक उसने जॉग किया और ये दिया है कि ए से लेके बी तक लेंथ 300 मीटर है। गॉट इट? और ये उसने 2 minute 30 seconds में जॉग किया है। फिर वो आगे लिखते हैं देन जोसेफ टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 minute। मीन्स बी पे पहुंचने के बाद अब वो वापस मुड़ा और उसने 100 मीटर दोबारा जॉग किया सी पॉइंट तक। मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये 100 मीटर है। क्वेश्चन में इस तरीके से दिया है और इसमें उसको 1 minute लगा है। गॉट इट? अब पूछा है जोसेफ की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए पहले तो फ्रॉम ए टू बी और फिर ए टू सी। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट का देखते हैं, एवरेज स्पीड भी और एवरेज वेलोसिटी भी। सो ए टू बी अगर हम देखें, हम पहले अगर एवरेज स्पीड निकाले, सो वी नो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पे हम फिगर में क्लियरली देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस तो हुआ 300 मीटर और टोटल टाइम हुआ 2 minute 30 seconds। तो इसको हम पूरे को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 मिनट में होते हैं 120 सेकंड्स, साथ में 30 सेकंड्स और, सो 120 प्लस 30 150 सेकंड्स। सो मैं यहाँ ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूं। गॉट इट? आप समझ गए? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसको कैलकुलेट करेंगे सो वी विल गेट 2 मीटर पर सेकेंड एज अवर एवरेज स्पीड इन फर्स्ट केस। और इसी में एवरेज वेलोसिटी हमें पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पाथ में ही है तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उतनी ही डिस्प्लेसमेंट है, सो एवरेज वेलोसिटी भी उतना ही रहा। डिस्प्लेसमेंट 300 मीटर अपॉन टाइम 150 सेकेंड्स, दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो है फ्रॉम ए टू बी। वॉट स्टूडेंट्स, अब सेकंड पार्ट में उसने पूछा है कि अब ए टू सी का बताए, एवरेज स्पीड भी और एवरेज वेलोसिटी भी। तो ए टू सी मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ए से बी तक गए और बी से सी पे वापस आए। ठीक है, इस तरीके से। तो फिर उस स्टेज पे अब ए टू सी का ये पूछ रहे हैं। तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 300 प्लस 100। गॉट इट? क्योंकि बी टू सी 100 मीटर और ऐड हो जाएगा, सो दैट विल बी 400 टोटल डिस्टेंस 400 हो जाएगा और टोटल टाइम कितना हो जाएगा ऊपर फिगर में देखे जाने का तो 2 मिनट 30 सेकंड वो हमने निकाला था 150 सेकंड्स है, और बी से सी तक आने का 1 मिनट यानी 60 सेकंड्स और,
तो ये 60 सेकंड ऐड हो जाएगा, मींस 150 सेकंड प्लस 60 सेकंड्स, तो वो हो गया 210 सेकंड्स। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 1.90 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगी एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम तो 210 सेकंड्स ही रहा ए टू सी के लिए, बट डिस्प्लेसमेंट यहां पे हो जाएगी सिर्फ ए सी लेंथ। ये हम पहले सेक्शन में पढ़ चुके हैं क्यों। तो ए सी की जो लेंथ है वो कितनी हुई, दैट इज 300 माइनस 100, हम फिगर में देख सकते हैं, विच इज 200। तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट आ गई 200 और नीचे टाइम आ गया 210। इसको आप इस तरह से जब आगे डिवाइड करके कैलकुलेट करोगे, सो यू विल गेट आंसर एज 0.952 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इट स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। एक बार फिर से देख सकते हो। अब मैं क्वेश्चन 10 पे आता हूं, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन के क्वेश्चन 10 पे। इसको मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं क्या लिखा है। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, स्पेस में, सर्कुलर ऑर्बिट में, ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर। तो यहां पे आर दिया है, ऑर्बिट का हमें फाइंड करना है। आगे लिखा है कैलकुलेट्स इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। मीन्स एक पूरा सर्कुलर ऑर्बिट, पूरा चक्कर लगाने के लिए जो टाइम दिया है कि 24 घंटे में वो चक्कर लग जाता है, तो हमें स्पीड निकालनी है। तो यहां पे रेडियस दिया है, जो डिस्टेंस हो गया वो सर्कुलर ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस हो गया, क्योंकि ऐसे सर्कल में सैटेलाइट मूव कर रही है और सिर्फ रेडियस दिया है और पूरा चक्कर लगाने में ये इतना टाइम है। तो हम सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, वो डिस्टेंस हो जाएगा डी इज सर्कमफ्रेंस विच इज इक्वल टू 2 पाई आर। गॉट इट। सो वेलोसिटी हमें पता है, उधर मैंने एस लिखा है तो उससे आप कंफ्यूज ना होना, उसको वी कर देते हैं। इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए इसको स्पीड ही लिख देते हैं, क्वेश्चन में भी स्पीड ही है, कैलकुलेट इट्स स्पीड। सो डिस्टेंस हो गया सर्कमफ्रेंस विच इज 2 पाई आर और टाइम 24 आवर्स। तो यहां जब वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 22/7, आर किलोमीटर में हमें दिया है, तो अभी हम उसको किलोमीटर में ही रहने देते हैं। नीचे ये आवर्स है, तो ये जो किलोमीटर पर आवर में आएगा ये, ठीक है। इसको फर्दर इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अब इस पूरी टर्म को जब कैलकुलेट किया जाएगा, सो यू विल गेट आंसर एज 11065.48 किलोमीटर्स पर आवर। यूनिट्स का ध्यान रखना है, वो किलोमीटर में था ऊपर रेडियस और नीचे टाइम आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में है। तो हम आंसर को यहां पे छोड़ सकते हैं, दिस इज करेक्ट। बट अगर एनसीईआरटी में आप देखोगे तो पीछे आंसर उन्होंने दिया है 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। तो उन्होंने जो आवर है उसको सेकंड में कन्वर्ट किया है। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप सिंपल इसको किलोमीटर पर आवर में छोड़ सकते हैं। तब या तो मीटर पर सेकंड में छोड़ा जाता है या किलोमीटर पर आवर में। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो दैट कैलकुलेट्स इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर सेकंड, तब आपने निकालना है। पर पीछे क्योंकि एनसीईआरटी में किलोमीटर पर सेकंड में है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 11065.48
किलोमीटर और अपॉन आवर है तो 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड्स। गॉट इट। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड आंसर। बाकी ये करने की जरूरत नहीं है, सिंपल किलोमीटर पर आवर में छोड़ सकते हैं आंसर। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन 3 बताता हूं बैग एक्सरसाइज का। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने देखा है इस तरीके का क्वेश्चन मोस्टली आता ही है स्कूल एग्जाम में और इसलिए मैं इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगा। क्वेश्चन दिया है, अब्दुल while ड्राइविंग टू स्कूल computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। मीन्स अब्दुल स्कूल जा रहा है तो स्कूल पहुंचने तक जो ट्रिप रही उसमें उसकी एवरेज स्पीड रही 20 किलोमीटर पर आवर। अब आगे दिया है ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, अब वापसी में देयर इज लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। मीन्स एवरेज स्पीड अब बढ़ गई क्योंकि ट्रैफिक कम था वापसी में। सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। मीन्स अब जो आना और जाना दोनों का मिला के जो टोटल ट्रिप रही उसकी एवरेज स्पीड पूछी जा रही है। दिस इज द क्वेश्चन। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, पहले तो फर्स्ट ट्रिप को लेते हैं, ट्रिप टू स्कूल। ठीक है, इस ट्रिप के लिए मैंने आपको बताया जो क्वेश्चन में दिया है स्पीड दी है, ये स्पीड दी है 20 किलोमीटर पर आवर, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि जाने के लिए जो डिस्टेंस है वो d है मान लो और जो टाइम है वो t1 लगा। तो हमें फॉर्मूला पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम d अपॉन t1। तो हम इस तरह के क्वेश्चन में t1 इक्वल टू d अपॉन v1, v1 हमें पता है 20, t1 को d की फॉर्म में इस तरीके से लिख लेंगे, ये आवर्स में हो गया क्योंकि वो स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। और फिर रिटर्न ट्रिप का भी इसी तरीके से लिखेंगे। रिटर्न ट्रिप में स्पीड दी है एवरेज स्पीड 30। अच्छा, डिस्टेंस उतना ही हो जाएगा जितना जाने का डिस्टेंस है उतना ही वापसी का डिस्टेंस है विच इज d ओनली। टाइम अलग हो जाएगा t2। तो हम इस केस में भी t2 हमारा हो जाएगा जैसे ऊपर था d अपॉन 20, तो यहाँ d अपॉन 30 हो जाएगा आवर्स। गॉट इट। तो हमारे जाने का भी टाइम हमें एक t1 आ गया और आने का टाइम आ गया। अब हमें क्वेश्चन में निकालना है एवरेज स्पीड फॉर कंप्लीट ट्रिप। सो एवरेज स्पीड फॉर होल ट्रिप, हमें पता है फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये डिस्टेंस क्या है d प्लस डी, टोटल डिस्टेंस d जाने का और d आने का, और टोटल टाइम इज t1 प्लस t2। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे d प्लस डी तो 2d हो जाएगा और t1 प्लस t2 ये जो हमने ऊपर निकाला t1 d/20 और t2 d/30 ये हम पुट कर देंगे। d/20 और d/30। तो यहां पे हम नीचे d कॉमन जब लेंगे, d कॉमन लिया और साथ में 10 भी नीचे कॉमन आ गया, सो इधर 1/2 बचा और उधर 1/3 बचा, तो d d ऐसे कैंसिल हो जाएगा।
सो वी विल गेट, ये जो 10 है ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर 20 आ जाएगा, और नीचे 1/2 प्लस 1/3, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 6 LCM, 5/6, और इसमें 6/5, इस तरीके से कैलकुलेट, और इसको फाइनल कैलकुलेट करके 24 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। एवरेज ट्रिप, एवरेज स्पीड फॉर होल ट्रिप। तो एक बार फिर इसको देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में एक साइड की ट्रिप का हमने पहले अलग से निकाल दिया, T1 निकाल लिया, और उसी तरह दूसरी साइड की ट्रिप का T2 निकाल लिया, और पूरे ओवरऑल ट्रिप का जो एवरेज स्पीड है वो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमेशा d प्लस डी हो जाएगा, और टोटल टाइम में ये वैल्यूज पुट की, सो फिर डी डी कट के आंसर इस तरीके से आ जाएगा। गॉट इट? मैं अब इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं। तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसको नोट करो, इसको करना है स्टूडेंट्स। ए बाइक कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस between two places at a speed of 40 km per hour and second half at 60 km per hour. Find average speed. तो ये क्वेश्चन जो अभी हमने किया, ये ऊपर वाला इससे सिमिलर ही है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। यू कैन नोट डाउन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये भी खुद अटेम्प्ट करना है आपने। A car travels certain distance with speed of 50 km per hour and then returns back at starting position with speed of 40 km per hour. Calculate average speed and average velocity. तो एवरेज स्पीड तो जैसे हमने किया ऊपर वैसे ही करना है, और एवरेज वेलोसिटी इस केस में ऑब्वियसली जीरो हो जाएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। ओके, नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है तो मैं इसलिए इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बॉय रन्स फर्स्ट 100 मीटर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड एंड नेक्स्ट 200 मीटर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। सो कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो हमने जो पहले क्वेश्चन किए है उसमें डिस्टेंस नहीं दिया था, इसमें डिस्टेंस दिया है, और इसमें डिस्टेंस अनइक्वल है। उसमें मोस्टली जो पहले क्वेश्चन से तो हम जा रहे थे और फिर वापस आ रहे थे, या इससे पिछले क्वेश्चन में हम देखें और इसमें पहले 100 मीटर का डिस्टेंस दिया, फिर 200 मीटर का एक स्ट्रेट लाइन में ही, और स्पीड दी है। तो होगा ये उसी तरीके से ही जैसे उसमें हमने किया था। फर्स्ट केस में T1 निकाला था, तो इसमें भी T1 निकाला, बट इसमें क्योंकि D1 और D2 डिफरेंट है तो हम सिंपल D लिखने की बजाय D1 अपॉन V1 लिखेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे D1 की भी जो हमें दिया है फर्स्ट 100 मीटर का, और T1 हमें एक वैल्यू आ जाएगी, और सेकंड केस की भी इसी तरीके से T2 निकाल लेंगे, और एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो उनकी वैल्यूज हम पुट करके फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो ये भी स्टूडेंट्स खुद ट्राई करना। मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये जो क्वेश्चन है इससे मिलता जुलता ये एक क्वेश्चन है, इसमें तो मैंने समझा दिया, वो पूरी तरह खुद अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू क्वेश्चन 3 above.
A train travels a distance of 20 km with a uniform speed of 60 km per hour. It travels further a distance of 40 km with an average speed of 80 km per hour. Find average speed for journey. ओके, ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, इसको खुद अटेम्प्ट करना है। इसका आंसर है 72 किलोमीटर पर आवर। मैं आगे बढ़ता हूं, ये लास्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन उससे मिलता जुलता है एक एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल जो हमने किया था ओडोमीटर का ही। ओके, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल 2 था वो, उससे मिलता जुलता है। उसमें टाइम दिया हुआ था, इसमें टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्वेश्चन है द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट स्टार्ट ऑफ ट्रिप फ्रॉम दिल्ली एट 4 PM. It reads 3384 kilometer at end of trip to border at 9 AM the next day. So find average speed. तो इसमें जो डिस्टेंस है वो आपको पता है 3384 माइनस 2000 करके वो डिस्टेंस आ गया। और टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 4 PM यानी शाम को 4 बजे कार चली और फिर अगले दिन 9 बजे वो पहुंची। तो इस ड्यूरेशन में टाइम कितना हुआ, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। शाम के 4 से 12 बजे तक कितने, 8 घंटे हुए, और फिर 9 घंटे और, सो 8 + 9 इतने आवर्स हुए, व्हाट इट 17 आवर्स। तो इस तरीके से टाइम निकल गया। सो एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसका आंसर आएगा 81.4 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स, यहां पे ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा अच्छे से। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का भी आप समझ सकते हो इसके फर्स्ट पार्ट से वीडियो के। और यहां मैं शायद बताने की जरूरत नहीं, पर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं कि आई एम ऑल्सो एन ऑथर ऑफ साइंस बुक। ये मेरी साइंस बुक है, इसी से मैंने आपको पढ़ाया है। अभी थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा इसमें। इसका अलग से YouTube वीडियो भी है, अमेजन पे लिंक भी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा अगर आप उसको देखना चाहो। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का एंड। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम आगे देखेंगे। वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन 4 पार्ट्स। 4 वीडियोस में कंप्लीट होगा एंड ऑफ दिस वीडियो। Bye students.